मैं एक टैक्सी चलाता था। एक रात तूफानी बारिश में एक बेहद खूबसूरत लड़की डरी सहमी आई और टैक्सी भगाने को कहने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन तब तक वो बेहोश हो गई। मजबूरन उस रात मैं उसे अपने घर ले गया। उसके खुले बाल, गोरा रंग, सुर्ख लाल होंठ और भींगे कपड़े देख शायद मेरा ईमान डोल गया और मैंने पूरी रात। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान का मन बहुत चंचल होता है। एकांत, रात का अंधेरा और एक खूबसूरत चेहरे को देखकर किसी भी इंसान का भटक जाना बहुत आम बात है। लेकिन जो इंसान उस भटकाव के पल में अपने संस्कारों और अपनी मर्यादा को याद रखता है, वही सच्चा पुरुष कहलाता है। आज के इस दौर में जहां लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूकते, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी किसी बेसहारा की रक्षा करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही साधारण से टैक्सी चालक की है, जिसके मन में एक पल के लिए पाप तो आया, लेकिन फिर जो उसने किया, उसने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। देवप्रयाग की उन घुमावदार और ठंडी वादियों में मेरा नाम कैलाश था। मैं एक बहुत ही गरीब और साधारण सा टैक्सी चालक था। मेरी दुनिया मेरी वह पुरानी टैक्सी और शहर के बाहर बना मेरा एक छोटा सा कच्चा कमरा ही था। मेरे माता पिता का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दिन भर यात्रियों को यहाँ से वहां छोड़ना और रात को अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर दो सूखी रोटियां खाना, यही मेरी दिनचर्या थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, कभी किसी मजबूर का फायदा मत उठाना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान के पास संभलने का मौका नहीं रहता। यह दिसंबर के महीने की बात है। देवप्रयाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस रात मौसम ने अचानक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। आसमान से जैसे आफत बरस रही थी। तूफानी बारिश, तेज हवाएं और बादलों की भयंकर गर्जना से पूरा शहर कांप रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मैं अपनी टैक्सी से शहर की तरफ से लौट रहा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। अचानक एक सुनसान चौराहे के पास मेरी टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी घिसटती हुई रुकी। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी और डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी। उसने मुझे देखते ही भागकर टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी भगाओ, जहां भी जा रहे हो बस यहाँ से दूर ले चलो, वो मुझे मार डालेंगे, भगवान के लिए गाड़ी भगाओ। वह लड़की पागलों की तरह चीख रही थी। मैं बहुत घबरा गया। मैंने तुरंत गाड़ी को गियर में डाला और वहां से भगा ली। मैंने रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे से देखा कि बहुत दूर एक बड़ी सी काली गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की से पूछा, क्या हुआ है मैडम? आप कौन है और कौन आपके पीछे पड़ा है? मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया। मैंने गाड़ी रोक कर पीछे देखा। वह लड़की डर, ठंड और थकान के कारण पिछली सीट पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। रात का 1 बज चुका था। इतनी भयंकर बारिश में मैं उसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था और पुलिस थाने ले जाने का मतलब था हजारों सवालों में फंसना। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं मजबूरन गाड़ी को अपने घर की तरफ ले गया। मेरा घर एक बहुत ही सुनसान इलाके में था। मैंने अपनी टैक्सी को बाहर खड़ा कर दिया और उस लड़की को गोद में उठाकर अपने कमरे के अंदर लाया। मैंने उसे अपनी पुरानी चारपाई पर लिटा दिया। तूफान के कारण बिजली कट चुकी थी। मैंने किसी तरह माचिस ढूंढकर एक छोटी सी लालटेन जलाई। उस हल्की सी रोशनी में जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं पल भर के लिए अवाक रह गया। वह किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी। उसके भीगे हुए लंबे और काले बाल उसके गोरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। ठंड के कारण उसके सुर्ख लाल होंठ कांप रहे थे। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग कर उसके शरीर से चिपक गए थे। उस एकांत कमरे में रात के अंधेरे में एक इतनी खूबसूरत और बेसुध लड़की को अपने सामने देखकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, एक पल के लिए मेरे अंदर का इंसान डोल गया। मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जिसने मेरे संस्कारों को चुनौती दे दी। मेरी नजरें उसके उस भीगे हुए रूप पर टिक गई। मेरे कदम धीरे धीरे उसकी चारपाई की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, अचानक बाहर बहुत जोर से बिजली कड़की। उस बिजली की चमक में मेरी नजर कमरे की दीवार पर टंगी मेरी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर पर पड़ी।
तस्वीर में मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। मेरे कदम वहीं ठिठक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मुझे देख रही है और मुझसे कह रही है, कैलाश, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? एक बेबस और मजबूर लड़की जो अपनी जान बचाने के लिए तेरी गाड़ी में आकर बैठी, तू उसी की इज्जत लूटने जा रहा है? तू एक रक्षक है या कोई भेड़िया? यह विचार आते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने जोर से अपने ही गाल पर एक तमाचा मारा। मुझे अपने उस एक पल के गंदे विचार पर इतनी भयंकर आत्मग्लानि हुई कि मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। हाँ, मेरा ईमान डोल गया था, लेकिन अब वह पाप के लिए नहीं बल्कि उस मासूम लड़की की रक्षा के लिए डोल गया था। मैंने तय कर लिया कि आज रात मैं इस लड़की का रक्षक बनूंगा। मैंने अपनी माँ के एक पुराने बक्से से उनकी एक सूखी और साफ सूती साड़ी निकाली। मैंने वह साड़ी उस लड़की के पास चारपाई पर रख दी। फिर मैं चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया और मैंने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी ताकि वह अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करे। बाहर तूफानी बारिश अभी भी जारी थी। कड़ाके की ठंड से मेरी हड्डियां कांप रही थी। मैं घर के बाहर बने एक छोटे से छज्जे बरामदे पर बैठ गया। मुझे पता था कि जो लोग इस लड़की के पीछे पड़े हैं वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। मैंने कोने में रखी एक भारी लोहे की छड़ रॉड उठा ली और उसी बारिश में उस बंद दरवाजे के बाहर पहरा देने लगा। मैंने पूरी रात कड़ाके की ठंड में बारिश के छींटों के बीच उस दरवाजे के बाहर बैठकर बिता दी। रात के लगभग 3 बज रहे थे। अचानक मुझे अपनी टैक्सी के पास किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा, वही काली गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी थी। उसमें से 4 गुंडे बाहर निकले। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उनमें से एक लंबे और खूंखार दिखने वाले गुंडे ने मेरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, ए टैक्सी वाले, हमने तेरी गाड़ी को पहचान लिया है। वो लड़की जो तेरे गाड़ी में बैठी थी, उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे यही इसी बारिश में गाड़ देंगे। मेरा पूरा शरीर ठंड से सुन्न हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी आग धधक उठी। मैंने लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया और कड़क आवाज में कहा, वो मेरी बहन है और जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद है, तुम लोग इस दरवाजे की चौखट को पार नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। वो गुंडे हंसते हुए मेरी तरफ लपके। उस तूफानी रात में मेरा उन गुंडों से भयंकर संघर्ष हुआ। मैं कोई पहलवान नहीं था, लेकिन उस समय मुझे अपनी नहीं, उस बंद कमरे में लेटी लड़की की इज्जत की फिक्र थी। मैंने अपनी लोहे की छड़ से 2 गुंडों का सिर फोड़ दिया। एक गुंडे ने मेरे कंधे पर डंडे से बहुत जोर से वार किया। मैं लड़खड़ा कर गिर गया। मेरे माथे से खून बहने लगा, लेकिन मैंने दरवाजे का रास्ता नहीं छोड़ा। मेरी इस दीवानगी और खून खराबे को देखकर वो गुंडे घबरा गए। यह पागल है, सुबह होने वाली है, अगर यहाँ कोई आ गया तो हम फंस जाएंगे। चलो यहाँ से, इसे बाद में देख लेंगे, वह गुंडों का सरदार चिल्लाया। वे लोग अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद मैं वहीं उस दरवाजे की चौखट पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। बारिश रुक चुकी थी। तभी मेरे पीछे से कमरे के दरवाजे की कुंडी खुली। मैंने मुड़ कर देखा। वह लड़की मेरी माँ की वह साफ सूती साड़ी पहने हुए दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने मुझे उस खून से लथपथ हालत में ठंड से कांपते हुए जमीन पर पड़े देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने दुपट्टे से मेरे माथे का खून पोंछा और रोते हुए बोली, यह क्या हालत बना ली है आपने? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। फिर आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल दी? आपने पूरी रात इस भयंकर ठंड में बाहर क्यों बिताई? मैंने दर्द से मुस्कुराते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मेरी माँ कहती थी कि घर आई मुसीबत में फंसी औरत साक्षात देवी का रूप होती है और एक मर्द का सबसे बड़ा धर्म औरत की रक्षा करना है। मैं अपनी देवी को उन भेड़ियों के हवाले कैसे कर देता? आप सुरक्षित है ना? मेरी बात सुनकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और कमरे के अंदर ले गई। उसने मेरे घावों पर हल्दी का लेप लगाया। जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए वह खौफनाक और रुला देने वाला राज बताया जिसके कारण वह कल रात भाग रही थी। मेरा नाम जानवी रघुवंशी है, उसने कांपते हुए आवाज में बताना शुरू किया। मेरे पिता इस शहर के बहुत बड़े उद्योगपति दीनबंधु रघुवंशी थे। कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी बीमारी से उनका देहांत हो गया। मेरे पिता ने अपनी सारी करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम की थी, लेकिन मेरे सगे चाचा ठाकुर विक्रम सिंह एक बहुत ही लालची और क्रूर इंसान है। उन्होंने मेरे पिता के निधन के बाद एक जाली वसीयत तैयार करवा ली। जानवी की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कल रात मुझे पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी,
बल्कि मेरे चाचा ने ही उन्हें जहर देकर मारा था। और मेरे चाचा का बेटा रणविजय कल रात मेरे कमरे में मुझे मारने के लिए घुसा था। वो मुझे मार देना चाहते थे ताकि कोई कानूनी वारिस ना बचे। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। वो जो काली गाड़ी में गुंडे आए थे वो मेरे चाचा के ही आदमी थे। जानवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। आप बहुत महान हैं कैलाश जी। आज के जमाने में जहां सगे खून के रिश्ते पैसों के लिए गला काट रहे हैं, वहां आप जैसे अनजान इंसान ने मेरी रक्षा के लिए अपना खून बहा दिया। मुझे यह सुनकर भयंकर क्रोध आया। मैंने तय कर लिया कि मैं जानवी को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। आप रोइए मत जानवी जी, मैंने कड़क आवाज में कहा। आपके चाचा के गुंडे अभी भी आपको ढूंढ रहे होंगे। हमें सीधे पुलिस शहर के पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय के पास जाना होगा। मैं आपको सुरक्षित वहां तक पहुंचाऊंगा। मैंने अपनी टैक्सी निकाली। हम दोनों एसपी कार्यालय की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमें फिर से उसी काली गाड़ी ने रोकने की कोशिश की। रणविजय खुद उस गाड़ी में था। उसने हमारी टैक्सी को टक्कर मारकर खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मेरे सिर पर खून सवार था। मैंने अपनी एकमात्र रोजी रोटी अपनी उस टैक्सी की कोई परवाह नहीं की। मैंने पूरी रफ्तार से अपनी टैक्सी को उनकी गाड़ी से भिड़ा दिया। उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से जा टकराई। हम बाल बाल बचे और सीधे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। जानवी ने एसपी साहब को सारी सच्चाई बताई और वो दस्तावेज भी सौंप दिए जो साबित करते थे कि उसके चाचा ने जाली वसीयत बनाई थी। एसपी साहब एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। भारी पुलिस बल के साथ ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पर छापा मारा गया। विक्रम सिंह और उसका बेटा रणविजय गिरफ्तार कर लिए गए। उनके खिलाफ हत्या और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जाह्नवी को न्याय मिल चुका था। अब वह अब उस पूरे साम्राज्य की असली मालकिन थी। उसने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैंने भी हाथ जोड़कर विदा ली और अपनी टूटी हुई टैक्सी और अपनी साधारण सी जिंदगी में वापस लौट आया। 1 महीना बीत चुका था। मैं अपनी टूटी हुई टैक्सी को ठीक करवाकर फिर से उसमें उसी काम में लग गया था। मुझे लगता था कि जाह्नवी जैसी इतनी बड़ी और अमीर लड़की अब मुझे क्यों याद रखेगी। एक दिन सुबह सुबह मेरे उस टूटे हुए घर के बाहर एक बहुत ही महंगी और बड़ी सी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से जाह्नवी बाहर आई। उसने बहुत ही सुंदर रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। मैं हैरान रह गया। जाह्नवी मेरे पास आई और उसने मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा। कैलाश जी, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि दौलत तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन एक सच्चा और चरित्रवान इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपने उस रात अगर अपना ईमान खो दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। आपने पैसों के लालच या किसी स्वार्थ के बिना मेरी रक्षा की। जाह्नवी ने मेरी आंखों में देखते हुए बहुत ही भावुक स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपको कोई पद या पैसा दूंगी तो वो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपको कोई नौकरी नहीं दे रही, बल्कि मैं अपना पूरा जीवन आपको सौंपना चाहती हूँ। जिस इंसान ने मेरे सम्मान के लिए अपनी जान और अपना ईमान दांव पर लगा दिया, उससे बेहतर जीवन साथी मुझे इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। क्या आप मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करेंगे? मैं अवाक रह गया। मेरे पास शब्द नहीं थे। एक इतनी बड़ी मालकिन मुझ जैसे मामूली टैक्सी वाले से विवाह करना चाहती थी। मैंने उसकी आंखों में एक सच्ची श्रद्धा और प्रेम देखा। मैंने नम आंखों से उसकी बात स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों बाद बहुत ही सादगी से हमारा विवाह संपन्न हो गया। मैंने साबित कर दिया था कि गरीबी में भी अगर इंसान अपने संस्कार और अपना चरित्र ऊंचा रखे तो ईश्वर उसे वह सब कुछ दे देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमारा मन भटकने लगता है, जब परिस्थितियां हमें गलत काम करने के लिए उकसाती हैं, लेकिन उसी एक पल में जो खुद को रोक लेता है, जो अपने संस्कारों की आवाज सुन लेता है, वही असल में विजेता होता है। एक औरत का सम्मान करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। कैलाश की ईमानदारी और उसके एक रात के संघर्ष ने उसे न केवल एक सच्ची जीवन संगनी दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आज की स्मर्मस्पर्शी और रोमांचक कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या कैलाश ने उस रात सही फैसला लिया था। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने चरित्र को पवित्र रखें, सच्चाई का साथ दें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।